हुकूमत ने कमाने का धंधा निकाला है और इसका जो टास्क दिया गया है वो आपको दिया गया है, तो वाकई कमाने का धंधा है। दुनिया में कोई ऐसा शहर है जहाँ पे बाकायदा जो है वो ट्रैफिक चालान से टारगेट इनकम का तयन किया जाता हो? सिंध गवर्नमेंट का बजट कहता है कि 12 अरब का टारगेट इनकम है आपकी। देखिए ना, ये तो आप समझे ना, आप सिटीजन के हाथ में है। ई चालान का निजाम सिंध के कितने शहरों में? बाकी सिंध के अंदर जो है वो डमी चालान हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ से भी लॉन्च होगा। वो तो हमारे आईजी साहब बता सकते हैं। ये जो सरकारी प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं इसी तरह घूम रही हैं, ब्लैक शीशे हैं, कोई माँ बेल्ट। अब मैं आपको फिगर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे जितने टिकट इनको गए। बताएं, सैकड़ों की तादाद में गए हैं। स्पीड लिमिट है तो ये जो कॉन्वॉय गुजरते हैं वो उससे मुस्तस्ना है? नहीं, मैंने खुद यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर स्पीड लिमिट का जो बोर्ड है 20 लिखा हुआ देखा है। अभी भी आप चले, मैं आपको दिखाऊं, 20 है वहाँ पे। एक रोड ही टूटी हुई है या बन रही है या अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे तो शारा फैसल पे आ जाए। शारा फैसल पे कहाँ स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा? लेकिन जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं सबके ऊपर आवेजा है। तो लोगों को जो बुनियादी एतराज है, एक तो उनका कहना यह है कि जुर्माने हैं वो बहुत ज्यादा है। लाहौर के साथ जो जुर्मानों का तकाबली जायजा लिया जा रहा है उसमें जमीन आसमान से ज्यादा का जो है ना फर्क है। लाहौर में 2000 रुपया है हेलमेट ना पहनने का, ठीक, हमारा है 2500 रुपया। यही सिस्टम जो है वो मोबाइल छीनने वाले को या उसकी बाइक छीनने वाले को क्यों नहीं पकड़ रहा? मिसाल भी सामने आई, उसकी बाइक चोरी हो गई थी, उस तक जो है वो चालान पहुंच गया, लेकिन बाइक चोरी करने वाला घूम रहा है। ये पूरा शहर में निजाम नाफिज होने में कितना टाइम वक्त लगेगा? मेरा ख्याल है कि कम से कम 2 साल लग जाएंगे, कम से कम। इस वक्त कराची में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जो डंपर लोगों का कत्ल कर रहे हैं। इस वक्त शहर का अमन जो है ना वो आपके हाथ में। सबको मैंने राजी किया कि आप ट्रैकर लगाएं। अब तो कानून बन गया, अब तो यानी कि इनको लगाना ही लगाना है, नहीं लगाएंगे तो 1 लाख जुर्माना है। कराची में जो गाड़ियां चल रही हैं और खास तौर पे जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सिंध की नहीं है। वो तो हर कानून से आजाद है। ये जो ई सिस्टम आया है ई चालान का, ये जो ट्रैफिक पुलिस वालों की ना रिश्वत खत्म हो गई। ये भी सुनने में आ रहा है लोग कराची से अपने ट्रांसफर करवा रहे हैं। ये बात सही है? ये एक चेंज है, इसको एक्सेप्ट करना है सबने। तो काले शीशों के बारे में पॉलिसी क्या है? देखिए, फ्रंट विंड स्क्रीन और ड्राइवर साइड और सेकंड सीटर साइड, इन तीनों को 0 टिंट है। प्रोटोकॉल की गाड़ी में भी काले शीशे नहीं हो सकते? उस पर शायद कानून साजी बाद में हो जाए, अभी उनको कोई इजाजत नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनका जो हाल हुआ है उन पे तो कोई चेक नहीं है। देखिए, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक लाइसेंस और दूसरा गाड़ी की फिटनेस। सर, तो फिटनेस तो आपका डिपार्टमेंट जारी करता है? नहीं, हम नहीं करते। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि भाई हम कैंसिल करते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है, ये चालान के बाद अब उसका इस बात का इख्तियार खत्म हो गया है कि वो चालान करेगा? हाँ, बिल्कुल खत्म। ऐसी कोई डिबेट आपकी गवर्नमेंट की सतह पे हो रही है जुर्मानों की रकम कम कर दी है? नहीं, बात तो चल रही है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कराची का अगर ये कहा जाए कि बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौजू जो है कराची और में जो है ई चालान है। हर सोशल मीडिया से लेके जो है निजी जो महफिलें उनमें भी ये मौजू डिस्कस हो रहा है। इस हवाले से हमने इस पूरे खेल के जो बुनियादी किरदार हैं DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब, इनको जो है आज अपनी पॉडकास्ट में जो है वो रहमत दी है। आज हम इनसे पूछेंगे कि आपकी वजह से शहर में जो है धमा चकड़ी मची हुई है। कैसे पीर साहब, खैरियत से? तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू फैसल। तबीयत सही है आपकी? शहरियों की तबीयत आपने खराब कर दी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप ई चालान का जो आप एक तसव्वुर लेकर आए, इससे आम शहरी की रात की नींदें उड़ गई हैं। सबसे बड़ा जो टॉपिक इस वक्त लोगों का ये है, लोग ज़हनी तौर पे बहुत परेशान हैं। लोगों को रात में नींद, आपको नींद आ रही है? नहीं, देखें, जब कोई काम करता है तो नेचुरली काम तो जाके ही करना होता है और जो मेरा ड्यू शेयर है मैं उसमें सोता भी हूँ। लेकिन देखें, मेरा ख्याल है कि शहरियों को, आई डोंट नो कि शहरियों की आवाज़ है या नहीं, लेकिन अगर है तो ये आप देखें कि ये कोई कंपलसरी असाइनमेंट नहीं है। जैसे खाना होता है, आप दिन में 2 या 3 वक्त ना खाएं तो भूख लगती है, अल्टीमेटली खाना पड़ेगा आपको, भले कितना भी अवॉइड करें। लेकिन ये कंपलसरी चीज़ नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये बेसिकली है ही इसलिए कि आप इसको अवॉइड करें। अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो आप हाथ जल जाएगा ना। आपको पता भी हो कि ये आग है और उसे आप फिर हाथ में उठा लें किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को, तो हाथ तो चलेगा। तो नाउ दैट यू नो कि भाई मोटर बाइकर देख लें, हमारे 60% जो राइडर्स हैं, मतलब ड्राइवर्स जो हैं, वो मोटर बाइकर्स हैं कराची के अंदर। और उनको टिकट किस चीज़ का इशू हो रहा है? हेलमेट ना पहनने का। उनके पास सोल्यूशन है, दे कैन ईजीली अवॉइड इट। और वो अगर हेलमेट पहनेंगे तो किसका फ़ायदा होगा? उन्हीं का ही फ़ायदा है।
और वो कितने का हेलमेट है, मतलब एक जान की आप मोनेटाइजेशन तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर 2000-1500 की चीज़ से आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं इस खौफ से कि अगर मैं ये नहीं पहनूंगा तो मुझे टिकट लग जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये खौफ होना चाहिए। देखिए, ये जो सियासी जमातें और सोशल मीडिया पे बात कही जा रही है कि हुकूमत ने कमाने का धंधा निकाला है और इसका जो टास्क दिया गया है वो आपको दिया गया है कि आपने कमाना है और कमा के जो है वो हुकूमत को देना है, तो ये वाकई कमाने का धंधा है। देखें, जब ये टिकट नहीं थे तो उससे पहले तकरीबन 4-5 हज़ार टिकट्स हर रोज़ मैन्युअली लोगों को रोक कर किए जा रहे थे, और इसकी एवरेज निकालें जब से ये आया है तो टिकट्स तो कम है, लाइक 3 से 4 हज़ार की एवरेज है। दूसरी बात, पहला टिकट सबको जो है ना अक्रॉस द बोर्ड वेवर है, मतलब वेबर वो है अपना मशरूत वेबर है। यस, होना चाहिए। देखिए, अब दोबारा होगा तो पुराना वाला जो Yes. एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो ऐसे ही है ना कि आप गलत काम करें और फिर दोबारा करें, और एक दफ़ा आप उसकी माजरत करके फिर दोबारा करें। देखें ना, आपको टिकट क्यों मिला? आपने या सीट बेल्ट नहीं पहना होगा या आपने हेलमेट नहीं पहना होगा। आपने अंडरटेकिंग दी कि भाई मुझे वेवर दें और आई विल नॉट रिपीट इट। नाउ दिस शुड बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि आपने इसको इंश्योर करना है अपने वादे को। अगर आप दोबारा करेंगे तो नेचुरली वो आपकी सेफ्टी है ना। दुनिया में जो आपकी ट्रैफिक की टारगेट इनकम है ट्रैफिक पुलिस की चालान से, दुनिया में कोई ऐसा शहर है जहां पे बकायदा जो है वो ट्रैफिक चालान से टारगेट इनकम का तयन किया जाता हो? मेरा नहीं ख्याल। आपने कितना तयन किया? जो सिंध गवर्नमेंट का बजट कहता है कि 12 अरब का टारगेट इनकम है आपकी। देखिए ना, ये तो आप समझे ना, आप सिटीजन्स के हाथ में है। मुझे तो कुछ पता नहीं कल कितने चालान होंगे या टिकट्स होंगे। इफ दे फॉलो द रूल्स, कितने हैं देखें, 8-10 किस्म के चालान हो रहे हैं, तो उसको आप इनकम में तो नहीं डालेंगे ना? नहीं, हमारी इनकम में कैसे आएगा? वो तो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। वहां से फिर वो कहाँ यूज होता है वो तो गवर्नमेंट ही बताएगी। आइडियली तो ये होना चाहिए कि जो पैसे हैं वो एक जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिग्नल मैनेजमेंट है या रोड मार्किंग है या रोड फर्नीचर है उस पर लगना चाहिए, तो फिर लोगों को बिल्कुल इसका जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आगे बात करते हैं। ई चालान का निज़ाम सिंध के कितने शहरों में? अभी तो कराची में है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ सिंध है उसके अंदर, जैसे यहाँ पर 1 महीना या 2 महीने हमने डमी चालान्स किए, अब बाकी सिंध के अंदर जो है वो डमी चालान्स हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ से भी लॉन्च होगा। वो तो हमारे आईजी साहब बता सकते हैं। लेकिन इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपने लाड़काना में क्यों नहीं किया, दादू में क्यों नहीं किया, और शहरों में क्यों नहीं किया, कराची से क्यों शुरू किया? देखिए, मैं तो कराची का डीआईजी हूँ ना, तो मैं तो कराची का ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अल्टीमेटली इसने रोल आउट तो होना है। ये तो हो नहीं सकता कि आप एक सूबे में एक डिस्ट्रिक्ट में एक चीज़ चलाएं और दूसरे में दूसरी। अल्टीमेटली इट हैज़ टू रोल आउट, बिकॉज ये जो अमेंडमेंट हुई है वो पूरे सिंध में हुई है। ठीक है, ये जो सरकारी प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं इसी तरह घूम रही हैं, ब्लैक शीशे हैं, कोई माँ बेल्ट अब मैं आपको फिगर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे जितने टिकट्स इनको गए। बताएं। सैकड़ों की तादाद में गए हैं। उसमें आईजी के अपने, हमारी पुलिस की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं, फिर से आईजी सिंह का भी चालान हुआ है गाड़ी? हाँ बिल्कुल, आईजी सिंह। यस। वो क्या उन्होंने खिलाफवर्जी की थी? सीट बेल्ट उन्होंने नहीं, उनकी जो गाड़ियां हैं उन्होंने अपना सीट बेल्ट नहीं पहना था। अच्छा, किस किन बड़े लोगों के चालान हुए? एक आईजी सिंह का हो गया, एक आपके ड्राइवर का। हमारे जो है ना हाई कोर्ट के चालान हुए हैं, सीएम सेक्रेटेरिएट के हुए हैं, फाइनेंस डिवीजन के हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत डिपार्टमेंट्स के हुए हैं। डिपार्टमेंट तो अफसरान के हुए हैं। वज़ीर आला सिंह का गाड़ियों के हुए हैं। वज़ीर आला सिंह की गाड़ी के, उनके स्टाफ की गाड़ी थी। गवर्नर का मेरी नज़र से नहीं गुजरा। असल में ना हमें पता भी नहीं चलता, ये तो मीडिया से ही मुझे पता लगता है, क्योंकि अदरवाइज तो अगर 3000 टिकट्स जनरेट हो रहे हैं तो मुझे तो नहीं पता किस किस को हुआ। स्पीड लिमिट है तो ये जो कॉन्वॉय गुजरते हैं वो उससे मुस्तस्ना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब 60 पे चलना पड़ेगा उनको। मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय है, ये सीएम का कॉन्वॉय है, ये 60 की स्पीड पे चलेगा? हाँ, नेचुरली, वरना उनका चालान होगा। यस। ये सिस्टम देखे ना, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि मुस्तस्ना कर दें किसी को, ये सबके लिए है। इट इज फॉर एवरीवन टू फॉलो। लेकिन उनके जो सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आप कैसे चेंज कर देंगे? वो 60 पर आते हैं। देखे ना, जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो तो उनको 0 मिलती है ना रोड। हाँ, नेचुरली वो तो 0 होगी। तो अभी तो सीएम की गाड़ी तो 60 की स्पीड पे नहीं चल रही होगी? नहीं, अगर तेज चलेगी तो टिकट जनरेट होगा। अच्छा, ये टिकट जनरेट होने का क्या, ये जो सिस्टम है, चलो इसमें मैं आपसे आगे बात करता हूँ। अब ये कैमरे कहाँ से जो है ना ये इम्पोर्ट किए गए?
उनकी रेजोल्यूशन क्या है? ये तो देखें टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मुझे पता है, आइडिया है मुझे, ये 12 मेगापिक्सल के हैं। ठीक है, लेकिन ये तो फिर टेक्निकल टीम जो है ठीक है। वही बता सकती है, जो कि सेफ सिटी अब वाली तक है। कोई कैमरों की खराबियां सामने आई हैं? नहीं, एज सच नहीं आई, अच्छा, लेकिन ये है कि ग्लिचेस आए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। हाँ, वो यानी जैसे आता है उसी वक्त वो सॉफ्टवेयर टीम होती ये है। सॉफ्टवेयर आपने खुद बनवाया? नहीं, ये हमारे एनआरटीसी है, हाँ, जो बेसिकली हमारे जो सेफ सिटी अथॉरिटी है, हाँ। ये उसके अंडर में ये काम पर है। ये जो इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मिसाल के तौर पे ये गाड़ी यहाँ से आ रही, कैमरे ने उसको कैच किया, तो वो आपका मैनुअल उसको क्लिक करते हैं या नहीं 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 खुद नहीं, का निजाम के तहत? खुदकार निज़ाम है। देखे ना, अब स्पीड कौन कितनी को चेक करेगा बंदा। ओके, और बेल्ट भी? हाँ, बेल्ट भी ऑटो पे आता है, अच्छा, हेलमेट आता है। ये खुद का निजाम के तहत कर, यस। इसमें कोई मैनुअल कोई रूल ना नहीं है? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये तो देखे ना, जब भी तो मैं कह रहा हूँ, यानी कि मेरी भी गाड़ी होगी हाँ, या इवन आईजी सिंध की गाड़ी होगी, तो वो उसको थोड़ी पता लगेगा, वो तो टिकट जनरेट हो गया। और एक दफ़ा जनरेट हो जाए तो फिर आप उसको, एक ही तरीका है कि वह माफ़ी नामा देकर वेवर ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो जो मैं दोबारा लोगों को सुनने के लिए, आप ये कह रहे हैं कि जब गाड़ी ने कोई खिलाफ कानून काम किया, तो खुद का निजाम के तहत जो है वो खुद ब खुद जो है उसकी तस्वीर आ जाएगी? जी हाँ जी। इसमें किसी को क्लिक नहीं करना है? नहीं, उसके बाद एक हमने वो रखा हुआ है कि भाई खुदकार निज़ाम है, उसमें ह्यूमन टच होना चाहिए, पता लगे कि ये ना हो कि वो बस का चालान कर रहा हो सिस्टम, कोई भी ग्लिच आ सकता है ना, और वो हो मोटर बाइक, तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगा ना कि आप बस का चालान मोटरसाइकिल को भेज रहे हैं। और एक कैमरा जो है वो एक वक्त में कितनी गाड़ियों का चालान कर सकता है एक लम्हे में? एक लम्हे में तो जितने, फॉर एग्जांपल स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी 10 गाड़ियों ने की, या 10 गाड़ियां बगैर बेल्ट के हैं, तो एक ही लम्हे में 10 गाड़ियों कर लेगा वो? नहीं, वो हर एक को अलग अलग जाएगा, लेकिन एक जगह पे एक बॉक्स बनेगा उसका। फॉर एग्जांपल 10 गाड़ियां उसको नजर आई, रेड लाइन की जंप किया उन्होंने, हाँ, तो वो 10 टिकट जनरेट करेगा, लेकिन हर टिकट में एक गाड़ी को फोकस करेगा। ओके, यानी आपके जब पास वो आएगा, अगर हम दोनों उन 10 में से हैं, तो मुझे नहीं पता होगा कि आपको भी आया है, हाँ, ना आपको पता होगा कि मुझे आया है, और वो दसों को चला जाएगा। ओके। लेकिन लोगों को जो असल एतराज है ना, देखिए सिस्टम पे तो किसी का एतराज नहीं ना, जैसे कोई भी आदमी जिद्दत की मुखालफत नहीं करता, कोई टेक्नोलॉजी की मुखालफत नहीं करता। लोगों को जो बुनियादी एतराज है वो दो चीज़ों का है। एक तो उनका कहना यह है कि जुर्माने हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई आदमी ने जो है ना कोई करप्शन नहीं कर ली, एक गलत काम किया, उसको सजा दे इसलाह के लिए। लाहौर के साथ जो जुर्मानों का तकाबली जायजा लिया जा रहा है, उसमें ज़मीन आसमान से ज़्यादा का जो है ना फ़र्क है। ये जो जुर्मानों जो पैसों का तयन हुआ था, ये तजवीज़ आपने दी थी? नहीं, देखें, ये तो लेजिस्लेशन हुई है ना, हाँ, ये तो लॉ में हुआ है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि लाहौर में 2000 रुपया है हेलमेट ना पहनने का, हाँ, ठीक, हमारा है 2500 रुपया। वो 2000 आया था 2021 में, हमारा आया है 2025 में, तो इन्फ्लेशन देख लें 500 के हिसाब से, और तो ये बेल्ट कुछ बांधने नहीं। का लाहौर में कितना है? बेल्ट बांधने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हेलमेट का है 2000 रुपया है। इसी तरह आप अगर ओवर स्पीड करते हैं तो वो 2000 रुपया है। और अल्टीमेटली देखें, मैं आपको बताऊं लाहौर का प्रॉब्लम है क्या। क्या है? लाहौर में एक एक गाड़ी के 100 चालान हो चुके हैं। कितने? 100। 100। क्या सिस्टम इसलिए होता है कि एक गाड़ी को आप 100 चालान करें? नहीं होता ना। आपको तो भाई डेटरेंट्स देनी है, 2 चालान के बाद लोग सोचे हाँ यार अब मैंने ये गलती नहीं करनी। अब अगर आप 100 चालान के बाद भी गाड़ी को ऑक्शन कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज एन एफिशिएंट सिस्टम। आपको यू हैव टू बिल्ड योर सिस्टम ऑन डेटरेंट्स, नॉट ऑन अफोर्डेबिलिटी, सो दैट पीपल शुड थिंक अ लॉट बिफोर कमिटिंग और रिकमिटिंग द सेम वायलेशन। मेरे ख्याल में तो सिस्टम की बुनियाद जो है ना, आज हम और आप जो बैठे हुए हैं ना, वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि लोगों में एक तरह से खौफ आया हुआ है। तो उस खौफ की वजह से आज देखें कितने हेलमेट्स लोग पहन रहे हैं, कितनी जगहों पे जहां टिकट्स इशू होते हैं, अब लोगों को पता लग गया है कि भाई इस जगह पे टिकट इशू हो रहे हैं, बिकॉज पीपल आर ऑल्सो फॉलोइंग इट। अब वो उसका ख्याल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। अब अगर कोई हेलमेट पहन के 5000 बचा रहा है या 2500 बचा रहा है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए बचा रहा है, अल्टीमेटली उसकी लाइफ जो है वो सिक्योर है, तो अच्छी बात नहीं है। पुलिस सर्विस से तो आपका ताल्लुक है ना, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम है, ये एक हेलमेट पहनने वाले को तो जो है पकड़ रहा है, ना पहनने वाले को, लेकिन यही सिस्टम जो है वो मोबाइल छीनने वाले को या उसकी बाइक छीनने वाले को क्यों नहीं पकड़ रहा? मिसाल तो एक मिसाल भी सामने आई कि एक आदमी की बाइक चोरी हो गई थी,
तो इसकी बाइक चोरी हो गई थी, उस तक जो है वो चालान पहुंच गया, लेकिन बाइक चोरी करने वाला घूम रहा है। मेरे ख्याल में देखें ये ये क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक क्यों नहीं है फिर? नहीं है, बिल्कुल। सेफ सिटी जो है ना, ये जब फुल ब्लूम में चलेगा आपको अंदाज़ा होगा कि कराची में कितना मुश्किल हो जाएगा क्राइम करना। आपको अंदाज़ा नहीं है कि गाड़ी के अगर ऊपर नंबर प्लेट गलत लगी हुई है, अब ये सिस्टम ना सिर्फ उसको डिटेक्ट करता है बल्कि करीब करीब यानी कि गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं सेफ सिटी की या 15 की, उनको टैबलेट्स के ऊपर बताता है कि ये गाड़ी यहाँ से आ रही है, इसकी ये गाड़ी फॉर एग्जांपल। तो आप ये बताएं अभी तक आपने कितने जराइम पेश तो अफराद मैं वही कह रहा हूँ, ये तो मेरे ख्याल में ना एसएसपी या डीआईजी जो अब जोनल है ना, वो तो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो मीटिंग्स में बता रहे हैं, बड़े गैंग्स बस कर रहे हैं। वो तो मैं तो उनको नहीं डिफेंड कर सकता, लेकिन उनको आप बुला के ज़रूर पूछें कि इस सिस्टम के आने के बाद क्राइम में कितने फीसद कमी हुई है या उनको हेल्प दे रहा है। अच्छा, ये आपने कोई मॉनिटरिंग का निज़ाम बनाया है कि जो कैमरा है वो तो एक जिसने खिलाफ कानून काम किया उसको डिटेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस शुरू होता है चालान भेजने का वो मैनुअल है, तो वहां पे तो कोई पसंद नापसंद मेरिट रिश्वत ऐसा नहीं देखे ना, टिकट जनरेट हो गया ना एक दफा, वो सिस्टम में आ जाएगा, डैशबोर्ड पे आ गया। अब उसका अल्टीमेटली हिसाब देना है कि भाई क्या वो डिलीवर हुआ, क्या वो डिलीवर नहीं हुआ। अगर डिलीवर हुआ, क्या वो उसने जो है चैलेंज किया उसको कहीं पे भी, यानी कि एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है और फिर कोर्ट्स हैं ट्रैफिक की, तो वहाँ पर, और अगर उसने जीत लिया तो टिकट कैंसिल हो जाएगा, और अगर वो हार जाता है, आर्ग्यूमेंट नहीं है उसके पास, तो वेवर ले सकता है, और अगर वेवर भी नहीं उसके पास बचा है तो फिर उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है। एक जो एतराज़ात लोगों के आ रहे हैं, कहीं जो है वो मार्किंग नहीं है, लैंड मार्किंग नहीं है, किसी शहर में एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे ना स्पीड लिमिट लिखी, किसी एक इंसान को भी, शायद आपको पता हो, इधर आप एक डेटा लेंगे ना इन लोगों का भी, इनमें किसी एक इंसान को नहीं पता होगा कि किस सड़क की स्पीड कितनी है, तो कैसे लोगों को, ये तो आपकी जिम्मेदारी में थी ना, जब आप इतना बड़ा एक इंकलाबी काम करने जा रहे हैं, तो जेब्रा क्रॉसिंग बनाते, लैंड मार्किंग करते, स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाते। मैंने खुद यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर स्पीड लिमिट का जो बोर्ड है 20 लिखा हुआ देखा है, अभी भी आप चले मैं आपको दिखाऊं 20 है वहां पे। देखें जहां पर तो टिकट्स इशू हो रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड पे तो नहीं हो रहे, एक रोड ही टूटी हुई है या बन रही है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पे तो शारा फैसल पे आ जाए आप। शारा फैसल पे कहाँ स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा हुआ है? जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं सबके ऊपर आवेजा है सर। शारा फैसल पे आप जिस सड़कों पे आपका सिस्टम नाफिज है, इस वक्त कराची में कितने फीसद सड़कों? पहले तो देखिए ना आप एक ये समझें कि अक्रॉस द बोर्ड ये 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। अब हम बहस कर सकते हैं कि लोगों को पता है या नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जितनी इसके ऊपर बहस हो रही है ना पूरे कराची के अंदर, एवरीवन नोज। नंबर 2, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हमारे डिजिटल बोर्ड्स हैं उन सब में लूप चलता है 60 और 30 का। 30 इज फॉर द हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड 60 इज फॉर द रेस्ट ऑफ द व्हीकल्स। तो मेरा ख्याल है कि ना एक तो अवेयरनेस सबको आ गई है। वैसे भी देखे ना कराची में 70 लाख गाड़ियां हैं, 70 लाख टिकट जब जनरेट होंगे, आज कितने मतलब 10 दिन हो गए ना, तो 20,000 टिकट जनरेट हुए ना 10 दिनों में। 70 लाख जो टिकट जब तक जनरेट होंगे सबको माफ होने, तब तक तो 1 साल हो जाएगा, 6 महीने हो जाएंगे, तो लोगों को अवेयरनेस आएगी ना। तो ये आपके भी एक सोशल गैदरिंग होगी, हल्का अहबाब होगा, फैमिली होगी, वो लोग क्या आपको इस बारे में राय दे रहे हैं? देखें वो तो अप्रिशिएट करते हैं। वो लोग जो है ना टेलीविजन पे मैंने सुना है उनको इतराज करते हुए, वो प्राइवेटली जो है ना वो कहते हैं काम अच्छा हुआ है क्योंकि हमने देखा नहीं था कभी जिंदगी में कि स्टॉप लाइन पर गाड़ियां रुकती हों। और दूसरी मैं बात बताऊं कि देखें स्वीपिंग स्टेटमेंट तो ये हो सकता है कि बिल्कुल कहीं पे कोई काम नहीं है, लेकिन आप हमारे चौराहे हैं जिनके ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन है, तभी तो टिकट इशू हो रहे हैं। अदरवाइज तो तस्वीर खींची हो और रोड बिल्कुल ब्लैक हो, ब्लैक टॉप हो, तो वो तो चैलेंज हो जाएगा। हाँ ये है कि देखें गवर्नमेंट को या जो भी निजी इदारे हैं उनको चाहिए कि इसका काम करें। अब आपको पता है क्या 3 चीज़ें चाहिए लोगों को, मतलब रोड्स को ठीक करने के लिए। एक, आपको रोड फर्नीचर करना है, रोड का मतलब ठीक बनाना है। नंबर 2, सिग्नल सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, और नंबर 3, आपका कैमरा लग जाए उसके ऊपर। बस ये 3 चीजें हो, पुलिस की जरूरत ही नहीं है आपको। अभी कितने फीसद इलाके में कैमरे लग गए थे? फीसद तो आइडिया नहीं मुझे, 20% लगभग हो सकता है, क्योंकि शारा फैसल पूरा है, आपका एयरपोर्ट तक है, फिर आपकी शारा कायदीन है, फिर आपकी कारसाद वाली रोड है, सर शाह सुलेमान रोड, फिर आपकी राशिद मिन्हास रोड है काफ़ी हद तक, फिर आपका जो है DHA है, 3 तलवार 2 तलवार, अब्दुल्ला शाह गाजी, फिर डॉल्मिन मॉल, और फिर सी व्यू सारा, फिर आपका क्लिफ्टन है,
फिर आपका ये आई चंडीगढ़ रोड है, ये हमारे जो सीएम हाउस वाली रोड है, खलीकुज़्ज़मान रोड। फिर आप अंदर जाएं तो ऐवान सदर है, ऐवान सदर रोड, और एमआर कियानी रोड पे लगे हुए हैं, सदर के कुछ इलाकों में लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में 20% हो जाने चाहिए। तो ये पूरे शहर में निज़ाम नाफिज होने में कितना टाइम वक्त लगेगा? ये तो देखें, मेरा ख्याल है कि कम से कम 2 साल लग जाएंगे, कम से कम। जिस तरह आपके आहिस्ता आहिस्ता होगा। 2 साल लगेंगे पूरे यस, शहर। यस, इतना तो उसके लगेगा। बाद आप जो इलाके मोहल्ले की गलियां वहां भी सिस्टम चला जाएगा? देखिए ये तो एक्सपेंडेबल है ना। आपको पता है यूके में एक काउंसिल के अंदर 60 से 70 हज़ार कैमरे हैं। लंदन के अंदर, लंदन में कितनी काउंसिलें हैं? तो ये तो देखें 12,000 कराची के लिए ऐसे ही मजाक। सही बात है। और ये जो जिस तरीके से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कुछ ही अरसे में तो आपकी आमदनी जो है ना, वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट उससे भी शायद आगे निकल जाए। सबसे ज्यादा कमाऊ डिपार्टमेंट तो फिर आप ही का। मेरा ख्याल है देखें ये अब है सिटीजन्स के हाथ में। कमाऊ बनाते हैं नहीं। हाँ, वो इसको बिल्कुल, मैं पता है क्या, मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 3 से 4 हज़ार पे आएंगी वायलेशंस। अच्छा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये बहुत ऊपर जाएंगी, लेकिन लोगों ने एकदम से इतनी चेंज आई है कि बड़ी खुशी की बात है। और पता है आपको, रेवेन्यू जनरेशन की जो बात टीवी पे चल रही है करोड़ों की, बिलीव यू मी 10 लाख भी नहीं हुए इन 10 दिनों में। और वैसे डेली 10 लाख हो रहे थे। अच्छा। मैन्युअली। वो तो आपने पहला वाला माफ कर दिया ना, इसलिए नहीं हो हाँ, रहा। ऑफ कोर्स, उसकी वजह से। लेकिन अगर वो दें भी ना, हाँ। तो इतने नहीं होंगे जितने यानी कि पहले हो रहे थे। लेकिन चलें देखें, अच्छा है ना, लोग उससे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। हाँ। लोगों में अगर यानी सेफ्टी, देखें वैल्यू ऑफ लाइफ होती है, जिस सोसाइटी में वैल्यू ऑफ लाइफ होगी ना, हाँ। वही आगे जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक हिस्सा डाल रहा है ये सिस्टम। सर, इस वक्त कराची में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जो डंपर लोगों का कत्ल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि 2-3 दिन के जो वाकयात हुए हैं, अगर आज का आप सोशल मीडिया देखें तो ऐसा लग रहा है कि किसी वक्त भी शहर में जो है लसानी फसाद जो है वो फूट सकता है। इस हवाले से कोई आपने सबसे इस वक्त अहम किरदार आप ही अदा कर सकते हैं। अगर इस शहर को कोई फसाद से बचा सकता है, जो जो बिल्कुल ये कातिल पेशा बन चुका है, तो वो आप हैं, यानी कि पीर मोहम्मद शाह, डीआईजी ट्रैफिक। इस वक्त शहर का अमन जो है ना वो आपके हाथ में। आपको अंदाजा है इस बात का? देखिए मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है। या इस कराची के अंदर जब जनवरी की मैं बात करूं, या फरवरी की, या मार्च की, या इवन अप्रैल भी, आपको पता है डेली 3 डेथ्स हो रही थी ड्यू टू एक्सीडेंट। लाइक 90 के करीब हर माह लोग अपनी जानें ज़ाया हो रही थी उनकी। और अब जो है हमने जब से ट्रैकर्स लगवाए हैं, अब ये कानून तो अब आया ना, सही। लेकिन इससे पहले भी मैंने काम किया। मतलब मैंने अप्रैल से काम करना शुरू किया। 6 महीने मुझे लगे इन डंपर, टैंकर, ऑयल टैंकर्स, ट्रक्स, ट्रेलर्स, इन सब की एसोसिएशंस हैं। किसी की गुड करियर है, किसी की टैंकर, किसी की डंपर, इन सब के साथ मेरी मल्टीपल मीटिंग्स हुई और सबको मैंने राज़ी किया कि आप ट्रैकर लगाएं। आप भी, आपकी गाड़ियां जलती हैं, आपकी गाड़ियों के ऊपर इल्ज़ाम आता है, आपके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो आप ट्रैकर लगा के सुकून से सोएं। मैं आपकी चौकीदारी कर रहा हूँ कि 30 से ऊपर जाएगी तो मैं आपको बताऊँगा। टिकट तो उस वक्त नहीं था। तो इस तरह से मैंने इनको कायल किया आहिस्ता आहिस्ता। अब तो कानून बन गया, अब तो यानी कि इनको लगाना ही लगाना है। नहीं लगाएंगे तो 1 लाख जुर्माना है। सबसे बड़ा जुर्माना है ही इनके ऊपर कि अगर ये ट्रैकर नहीं लगाते, और अगर ट्रैकर लगा के हटाते हैं तो भी 1 लाख जुर्माना है। फज करते हैं या उसको कोई टेम्पर करते हैं। और सबसे ज़्यादा जुर्माना जो है ओवर स्पीडिंग का ही रखा है इनकी, इन बड़ी गाड़ियों का 20,000 रुपया। देखें खौफ से ही काम होगा। अभी देखें ना, फर्स्ट टाइम पॉलिसी बनाई थी हुकूमत ने, वो 2 चीजों की थी। एक ट्रैकर लगाएंगे और एक डैश कैम लगाएंगे। किसी एक गाड़ी के ऊपर डैश कैम नहीं। देखिए डैश कैम जो है अल्टीमेटली इनको फायदा जो है ना डैश कैम का था, ड्राइवर्स को। ठीक है, डैश कैम से मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था। डैश कैम बंद कर दें, डैश कैम चलाएं, तो मैं तो हर डैश कैम को चेक नहीं कर सकता। ट्रैकर को तो मुझे ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि इसने बंद किया या चल रहा है, या गाड़ी बंद है या खड़ी है या चल रही है। डैश कैम का ये होना था इनको फायदा कि कल को अगर कोई एक्सीडेंट होता है और आप कहते हैं कि हमारा कसूर नहीं है, तो आपका डैश कैम दिखाएं, हम एविडेंस निकाल लेते हैं, कल को आपको फायदा हो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इसमें जो है ना अल्टीमेटली उनको फायदा होना था। अगर वो नहीं लगा रहे फॉर वॉट एवर रीजन्स, मतलब महंगा है या वो नहीं चाहते, उनको पता है कि हम ही कसूरवार हैं, तो वैसे ही वो कसूरवार हैं, वो तो भुगत रहे हैं। जो भी पर्चा होता है इनके ऊपर होता है ना। ये तो नहीं होता कि भाई मोटरसाइकिल वाले के ऊपर पर्चा हो रहा हो। ये तो हमने इनकी भलाई के लिए इनको कहा था कि आप डैश कैम भी लगाएं। अल्टीमेटली कुछ ने लगाए हैं। बाकी हमने जो सख्ती की है वो ट्रैकर्स पे की है, क्योंकि ट्रैकर्स इज द ओनली सोर्स और टूल। ट्रैकर आपके सिस्टम से कनेक्ट है? हाँ, 10,000 गाड़ियों से भी ज्यादा। इस वक्त जो एक बहुत बड़ा इशू ये है कि कराची में जो गाड़ियां चल रही हैं, और ख़ास तौर पे जो हैवी व्हीकल्स हैं,
उनकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सिंध की नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, वो तो आपके किसी लसबेला की हैं, कुछ ज़्यादा LSA की हैं। खासतौर पे जो आपके टैंकर हैं या यस यस, डंपर भी बाहर डंपर के जो हैं। है, इनको आप किस तरह, वो तो हर आजाद, हर कानून से आजाद है। नहीं नहीं, जो ट्रैकर लगता है ना, तो ट्रैकर में हम नंबर पे नहीं जाते फिर कि कहाँ की रजिस्टर्ड है। सर वो ट्रैकर में तो तो नहीं जा रहे, लेकिन हाँ जब आप उसने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की, मैंने आज अपनी जिंदगी में अब तक ये सब जितना, अगर इसको आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी कह लें, 15 दिनों में मैंने किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को सीट बेल्ट लगाए भी नहीं देखा, किसी टैंकर वाले ने सीट बेल्ट भाई, लगाया। टिकट्स गई हैं उनको बहुत। यही तो देखे ना, मैं नहीं, आपको कैसे बताऊं। जाएंगी जब वो उसके रजिस्ट्रेशन ही सिंध की नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, रजिस्ट्रेशन वाकई हमारे पास नहीं है, ना ही उनका डेटा है हमारे पास, लेकिन जितने भी ट्रैकर्स में लगे हुए हैं ना हमारे, जितनी भी गाड़ियों में, उन सब का डेटा मेरे पास है। वो लसबेला से हो, KP से हो, पंजाब से हो, या कश्मीर की रजिस्टर्ड हो। मैंने तो डेटा खुद लिया है ना, मैंने अपना यूं समझो एक्साइज डिपार्टमेंट बनाया। हमने भी तो एक्साइज से उठाना था ना डेटा उनका। सही है। अब वो तो हमारे पास नहीं था। सही अब है। इनका आ गया, भाई अब्दुल रहमान का टैंकर है और ये फलां जगह पे रहता है, ये उसका फ़ोन नंबर, ये इसका शनाख्ती कार्ड नंबर है और ये उसकी गाड़ी का नंबर है। मुझे 5 चीज़ें चाहिए। जब मेरे पास 5 चीज़ें आ गई, छठी है ट्रैकर। जब वो ओवर स्पीड करेगा तो उन 5 चीज़ों को मैं टिकट में डाल के भेज दूंगा, टिकट वो हो रहा है। अच्छा, ये मैं बस दोबारा समझना चाह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जो जो इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी ट्रैकर की वजह से कमर्शियल व्हीकल, हाँ, कमर्शियल व्हीकल में सिर्फ टैंकर है। नहीं, टैंकर, डंपर, ट्रेलर, ट्रक, ओके। मिनी बस, ये देखें टोटल 22,000 गाड़ियां हैं जो मेरे लिए प्रॉब्लम है। कितनी है? 22,000। इसमें साढ़े इनमें कितने पे ट्रैकर लग चुके? 10,000 कुछ, अभी शायद 11,000 हो गई हैं। अच्छा। अब देखें ना, अब इनके पास ऑप्शन नहीं है। पहले क्या था, हमने इनको परसुएट कर रहे थे, मीटिंग में समझा रहे थे भाई आपके लिए बेहतरी है। अब तो लॉ आ गया है। लॉ ये है कि भाई आप लगाओ, नहीं तो 1 लाख रुपए जुर्माना खाओ। अब अगर कोई नहीं लगाएगा तो लाख का जुर्माना खाएगा। हाँ। और वैसे वो सब लगवा रहे हैं। अब उनको समझ आ गई है कि भाई दिस इज द ओनली वे दे कैन उनको सर्वाइव। आपने मोहलत दी है? नहीं, अभी कोई मोहलत नहीं है। मोहलत थी यकम तक। अच्छा, एक और भी, जब से ये जो ई सिस्टम आया, ई चालान का, ये जो ट्रैफिक पुलिस वालों की ना रिश्वत खत्म हो गई। तो ये जो सुना, ये भी सुनने में आ रहा है लोग कराची से अपने ट्रांसफर करवा रहे हैं, ये बात सही है? देखें, ये एक चेंज है, इसको एक्सेप्ट करना है सबने, और उसमें हमारी डिपार्टमेंट भी शामिल है। तो जब आपके पास टिकट के इख्तियारात थे, आपके पास एक मशीन थी ना, हाँ। वो मशीन आपको हर अथॉरिटी दे रही थी, जिसको अब्यूज भी कर रहे थे हमारे ऑफिसर्स। ये बेसिकली जो मसला है ना, ये यहीं से शुरू हुआ था। जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, इतने शिकायतें मुझे डेली सुबह आती थी कि मेरा मोबाइल, मुझे शर्मिंदगी होती थी क्योंकि वो वीडियोस भी होती थी, कुछ पुरानी भी खैर लोग भेजते थे, लेकिन अक्सर ठीक भी होती थी, उस वक्त की होती थी। तो मैं जब मीटिंग्स करता था, मैं इनको समझाता था। मैंने बड़ा खाना किया, मैंने एक दरबार किया, मैंने एक सिपाही से लेकर SP सबको बुला के, हज़ारों को मैंने बैठ के जब उनकी बातें सुनी, मैंने कहा इसका कोई हल नहीं है इस तरह का। द ओनली वे आउट इज कि इनका इंटरेक्शन पब्लिक के साथ ख़त्म करें। तो अब अगर वो ख़त्म हुआ है और लोग जाना चाहते हैं, ट्रैफिक में नहीं रहना चाहते हैं, तो अनविलिंग वर्कर रख कर हमने क्या करना है उनका? लेट देम गो। बहुत सारे कराची के थानों पे ट्रांसफ़र करवा के चले गए। कितने अब तक लोग इस तरह? देखिए, मेरे पास तो 5,000 लोग हैं। मैं समझता हूँ अगर 3,000 भी रह गए ना, तो हम फिर भी मैनेज कर लेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन वो विलिंग वर्कर हों और इनको इनामात मिलेंगे। देखे ना, 15% जो है ना इन जवानों के लिए होता है, वो हमें मिलता नहीं था। मतलब हिस्टोरिकली कभी दे दिया सरकार ने, ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। अब CM साहब ने जो अनाउंस किया है कि हर महीने आप रिकनसाइल करें और हर महीने जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको बोनसेस दें। हाँ। तो हम देंगे तो वो खुशी से, मोटिवेशन के साथ आपकी खिदमत करेंगे। वो रोड पे तो होंगे ना, आपको ट्रैफिक को तो मैनेज करना है ना। तभी 2,000 लोगों ने दरखास्त दे दी आपको? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि अगर 5 में से 2-3 भी रह गए ना, तो मैं काम चला लूंगा। सर, आपका एक लेकिन इंग्लिश अखबार में इंटरव्यू शाया हुआ जिसमें आपने कहा कि मेरे ड्राइवर का चालान हुआ, ई चालान। उन्होंने जो उस खबर का मतन था उसमें, उसके मुताबिक, तो आपने उससे, जब उनके रिपोर्टर ने पूछा वो कैसे अदा करेगा, तो आपने कहा कि वो तो गरीब आदमी है, उसके पैसे मैं दूंगा 10,000 रुपये। माफ करवा लिए मैंने। हाँ, माफ करवा लिया। लेकिन एक फूड पांडा वाला जो है, उसके पैसे कौन देगा? नहीं, भी वो तो ना आपका करे बच्चा ना। है। देखो, उसको भी सबक आ गया अभी। हाँ। मेरा जो ड्राइवर है ना, उसको हाँ। मैंने बहुत समझाया था। मैंने कहा अभी ये काम आपने नहीं करना है। उन्होंने तो मेरे सामने तो पहनते थे ना हमेशा। हाँ। उस दिन जो है गाड़ी खराब हो गई थी तो बनवाने गया, तो उनकी आदत है एक,
कि भाई चलो साहब नहीं है तो कौन देख रहा है। अब उसको किसने देखा, कैमरे ने देखा। हाँ। अब उन्हें समझ आ गई। अब मेरे 2 ड्राइवर हैं, 2 शिफ्टों में होते हैं ना। हाँ। तो अब दोनों जो मैं देखता हूँ अकेले में भी हमेशा दे वियर इट। देखिए ना, जो तकलीफ होती है ना, पेन, वो सबसे बड़ा उस्ताद होता है। उससे बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। भले कितनी किताबें पढ़ लें, PhD कर लें, जब आपको खुद को तकलीफ नहीं होगी तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो उसने सीख लिया ना द हार्ड वे। अभी फूड पैंडा वाला करवाएगा ना टिकट, तो उसका पास अंडरटेकिंग देगा ना, नहीं अंडरटेकिंग देगा ना कि भाई मेरा वेवर कर दो। अंडरटेकिंग के बाद भी करता है तो ही इज अ डेंजरस सिटीजन, ही मस्ट सफर। उसको सफर करना चाहिए। एक और तस्वीर है ना वायरल हुई है कि एक लड़का लड़की बोसो किनार कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। हाँ। अब वो अब ये तो एक इंसानी हकूक की उस पर नहीं आती खिलाफ वर्जी, या वो तस्वीर ये तो इखलाकी तौर पे आपको वायरल तो नहीं करनी चाहिए थी उसको। नहीं, कोई भी तस्वीर वायरल नहीं होनी चाहिए, ये तो देखें वो है। लेकिन जो चालान की भी तस्वीर है ना, लोग कर रहे हैं अपनी, वो करें भले। नहीं, वो लड़की ने खुद तो नहीं की होगी ना, वो तो आपके डिपार्टमेंट नेचुरली उन्होंने नहीं की है। लेकिन देखें ये टिकट का नहीं है पिक्चर। एक चालान की जो टिकट होती है ना, वो चालान के एक उसमें जाविये में होती है। ये तो लोगों को आप समझाएं ताकि लोग ऐसी एहतियात भी कर ले ना कि गाड़ी में जो ना कितना शीशे में कितना नजर आता है। भाई मोबाइल क्या, वो आपकी ना घड़ी में टाइम भी बता रहा है। नहीं करे यार। जी, वो बड़े हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये तो अपनी मजाक मैंने कह दिया। लेकिन जो है ना, ये जो पिक्चर वायरल हुई है, ये हमारे किसी चालान से नहीं उठ के गई है। जो हमने चालान किसी को भेजा हो। अब ये जो है ना, कोई भी शरारत कर सकता है। लेकिन ये तो लोगों की प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं है। बिल्कुल यस। देखिए ना, हम तो उनके घर भेज रहे हैं ना। हम कोई टीवी पे या अखबारों में नहीं चल रहा है। लोग डर गए, अब कोई भी किसी के साथ घूम रहा होगा, वहां तस्वीर हो गई, घर में चला जाएगा, बेगम देख लेगी यही किसके साथ घूम रहा था। वो तो देखें, वो तो इसका एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट आएगा। तो लोग कह रहे हैं जिसकी गलती है उसी की तस्वीर भेजे ना, उसमें किसी बराबर वाले की क्यों भेज रहे हैं यार। तो बराबर वाले को क्या तकलीफ है? बराबर वाला तो कोई भी हो सकता है ना, तो बेचारे की तस्वीर हमने वायरल करवा दी। तो दोनों की भी ना। ठीक है सर। ये एक ताकतवर लोग जो आज भी है ना काले शीशे में घूम रहे हैं। कौन काले शीशे में? ताकतवर लोग। नहीं, ताकतवर से मतलब वाले 25,000 का चालान है इसका। अभी यकीन करें, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ ठीक ठाक ताकत वाले, सो कॉल्ड, वो माफिया ले रहे हैं। अच्छा। करते हैं, उतार भी रहे हैं। अच्छा, काले शीशों के बारे में पॉलिसी क्या है? देखिए, फ्रंट विंड स्क्रीन और ड्राइवर साइड और सेकंड सीटर साइड, इन तीनों को 0 टिंट है। जीरो। अच्छा। इसमें कोई आप मतलब एक ज़हन में ना रखें कि हल्की भी टिंट होगी ना, कैमरा पकड़ लेगा आपको। ओके। और वो 25,000 है। 25। यस। पिछले वाले जो है ना 50% अलाउड है। तो वो 50% ठीक ठाक होते हैं, मतलब डार्क होते हैं। ठीक है। तो उस पे परमिशन है, लॉ यही कहता है। तो आप जो है ना विंड स्क्रीन, ड्राइवर साइड की जो विंडो और सेकंड सीटर की विंडो, ये आपने बिल्कुल 0 रखनी है। अदरवाइज किसी वक्त भी आपको टिकट आ जाएगा। नहीं तो वैसे काला शीशा लगाने की जो इजाजत, उसके लिए कानून क्या, किसको इजाजत होती है? किसी को भी नहीं है। किसी को? नो, कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है बीमारी की वजह से या किसी वजह से। हाँ, अब बीमारी का मैं नहीं कह सकता। देखे ना, वो तो फिर ह्यूमन साइड आ गया ना। वो आपका फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल। अब वो अगर उसके आड़ में सारे लगा लें तो ये भी गलत है, वो मिसयूज है। अगर कोई जेन्युइन केस होगा, मे बी उसको डॉक्टर रिकमेंड करे, तो आई डोंट नो उसको कौन फिर परमिशन देगा। मेरे पास तो नहीं है पावर्स। अच्छा, तो ये जो प्रोटोकॉल की गाड़ी है, ये भी काले शीशे की नहीं हो सकती? नहीं। अब देखें, अब ये जो ब्लू बुक है ना, उसमें मुझे नहीं पता कि वीवीआईपी किस किस के पास है इख्तियारात ना। तो हो सकता है, मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा कि जो वीवीआईपी मूवमेंट होती है उसमें शायद अलाउड है। चलो, किताब मतलब वो हमारे वीवीआईपी पाकिस्तान में 3 से 4 हैं। अच्छा। हाँ, क्या मतलब वीवीआईपी की जो तारीफ है पाकिस्तान में? वीवीआईपी की। जी हाँ। एक प्रेसिडेंट, वजीर आजम। जी हाँ, बिल्कुल। वजीर आला वीवीआईपी नहीं है। अच्छा। नहीं, बुल बुक के मुताबिक जी वो वीआईपी है। वीवीआईपी मेरे ख्याल में सेनेट के चेयरमैन है और स्पीकर होंगे, मुझे यकीन। अभी वो तो देखें अलग एक बहस है, मैं उसका नहीं हूँ। लेकिन ये 3-4 लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ओके। तो ये जब प्रोटोकॉल की गाड़ी में भी काले शीशे नहीं हो सकते? कैमरा पकड़ लेगा उनको? हाँ, टिकट इशू करेगा, वो आएंगे, बताएंगे कि हमारा ये मसला है, उस पर शायद कानून साजी बाद में हो जाए। अभी उनको कोई इजाजत नहीं है। तो ये जो फिटनेस गाड़ियों का इशू है, जो प्राइवेट खासतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनका जो हाल हुआ है, और उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जो 500 रुपये लेके जारी कर दिए जाते हैं, उन पे तो कोई चेक नहीं है आपका। देखिए, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक लाइसेंस और दूसरा गाड़ी की फिटनेस।
बाहर आप जाएंगे ना, आपको अगर गाड़ी ने कुछ प्रॉब्लम किया है तो पहला क्वेश्चन होता है फिटनेस, सही है। आप फिटनेस दिखाएं मोटी। अब यहाँ पर जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दिहाइयों से ना, ट्रांसपोर्ट जो शोबा है उन्होंने कमाया बहुत है इससे, इन्वेस्ट नहीं किया इसके नहीं ऊपर, उसके और बिजनेस उन्होंने बना लिए। लेकिन जो गाड़ी है ना, जो 60 का मॉडल है, वो उसी कंडीशन में चल रही है, ना उसकी लाइट है, ना उसकी टेल लाइट है, ना उसके प्रॉपर तरीके से दरवाजे हैं। मेरे ख्याल में ना, ये तो एक कानून साजी होनी चाहिए कि भाई इस तरह की गाड़ियों को तो आप कंडेम्ड कर दें ना। सर, वो तो फिटनेस तो आपका डिपार्टमेंट जारी करता है, नहीं नहीं, हम नहीं करते। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी तो ना है ना ना ना, फिटनेस हमारा नहीं, सर्टिफिकेट्स। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि भाई हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसमें भी एमटी इनका है, सेक्रेटरी आरटीए। तो चिंची रक्षों के बारे में क्या आपका क्या दायरा इख्तियार है? ये देखें, हम कमिश्नर साहब को लिखते हैं कि भाई इनको इन रूटों से ख़त्म कर दो। मैंने तकरीबन पहले 11 फिर 9 20 रूट्स मैंने इनके कैंसिल करवाए। कैमरा पकड़ा उनको गलत रूट पे चला रहे हैं तो? हाँ, पकड़े जाएंगे। अभी तो आ ही नहीं रहे ना उन रोडों पर, इनको पता लग गया है। अच्छा। लेकिन क्या है इनका इश्यू, पता है क्या है? अभी हमने इनकी एसोसिएशंस हैं, हाँ इनकी एसोसिएशन वालों ने मेरे साथ मीटिंग की। हाँ ठीक ठाक लोग थे, 15-20 लोग आए थे। तो इनको मैंने यही समझाया कि देखें, आप रोजगार करें, हाँ। आपके रोजगार से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जिस तरह कबूतरों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं चौकों पर, इससे डिस्ट्रप्शन होती है ट्रैफिक की। आप क्यू बनाएं, अपना डिसिप्लिन रखें और रोजगार करें। अदरवाइज जो रूट आपको बच गए हैं 20 के अलावा, तो वो भी एक एक करके जाएंगे। अभी 20 के बाद 1-2 और छिन गए इनसे, लेकिन इनकी समझ नहीं आ रही है। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये समंदर बुर्दी होंगे। अच्छा, तो सर ये नो पार्किंग का में भी ट्रैफिक पुलिस के वजह से लोगों को बहुत शिकायतें, खासतौर पर सदर का पूरा इलाका ये ठेके ये पर दिया हुआ बहुत है। बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। सही, तो देखें, ट्रैफिक पुलिस ही कर रही है। बेसिकली बात ये, देखें, सिंगल लाइन पार्किंग तो अलाउड है ना। हाँ प्रॉब्लम ये है, आप जाके देखें कितने लोग हैं, वो उनकी गाड़ियां पार्किंग में बस ऐसे खड़ी हैं 3-3 लेनों में। तो उस पर जब हम एक्शन लेते हैं, तो देखें, हुकूमत तब एक्शन ले सकती है जब आप कोई ऑल्टरनेट जगह दें उनको। एक तो जगह नहीं है हमारे पास कि उनको हम कहें कि भाई इस जगह नहीं उस जगह खड़ी करें। फिर अल्टीमेटली लोग आते हैं, बाज़ारों में जाते हैं तो गाड़ियां खड़ी करके जाते हैं, तो उससे कंजेशन हो जाती है। अब इस पे हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम करें कि बाहर ऐसा होता है कि अगर आपका दिल कर रहा है ना कोई चाय पीने का, और अगर आपको पार्किंग नहीं मिल रही, तो आप 10 चक्कर लगाकर भी घर चले जाते हैं बगैर चाय पिए, क्योंकि 3 रुपए की अगर चाय है तो 60 रुपए का टिकट है, तो 63 पाउंड की या $63 की पड़ जानी चाय। तो या तो फिर इधर भी इतने फाइन हो, फिर आप फाइन करेंगे तो फिर लोग, फिर आप कहेंगे कि ये देखें आपने क्या कर दिया। सोल्यूशन तो देखें वही है कि आप जो है ना, लोगों के लिए कॉस्ट हाई कर दें किसी भी काम को करने की, तो वो काम नहीं करेंगे लोग। लेकिन अब एकदम से हम ये काम करेंगे तो फिर लोग फिर कहेंगे अच्छा जी, हमें तो जगह नहीं दी और ऊपर से टिकट इतने महंगे कर दिए। ये जो ट्रैफिक चौकी होती है, इसका जो बजट होता है, आपकी तरफ से किसी चौकी को इतना बजट नहीं मिलता कि वो चौकी की जो है एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। ऐसो जो होता है वो ऊपर के पैसे पकड़ के वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा होता है। ये जमीनी हकीकत है, चाहे वो थाना हो या पुलिस चौकी, उनका इतना बजट बराल नहीं है कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी चला सके। मेन जो खर्चा होता है ना किसी भी चौकी के ऊपर, वो होता है फ्यूल कीमत में। इनके पास, सबके पास फ्यूल कार्ड है। पहले होता था ना कि भाई तेल नहीं मिला, अक्सर शिकायत आपने सुनी होगी। हमने सबको कार्ड दे दिए हाँ। कि भाई आपके कार्ड है, आपका ये लिमिट है, बाइक की है 60 लीटर है, बड़ी गाड़ी है तो 300 या 400 लीटर होगी, तो वो इनफ होता है। मतलब वो आपकी ना छोटी छोटी चौकियां हमारी 90 के करीब हैं, तो उनको कोई डिस्टेंसेस नहीं जाने होते। तो और फिर उनकी रिपेयर है, रिपेयर ऑफ व्हीकल है, वो भी उनको बजट है। बाकी अब चाय पानी का जो खर्चा है, तो वो इतना नहीं होता है कि भाई आप उसके लिए लाखों रुपए आपके पास हर रोज हों। तो ये अब जो ट्रैफिक पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है, ई चालान के बाद अब उसका इस बात का इख्तियार खत्म हो गया है कि वो चालान करेगा? हाँ, बिल्कुल खत्म। अब वो कोई चालान नहीं कर नो, सकता? नॉट एट ऑल। अब वो किसी मोटरसाइकिल वाले को नहीं रोक सकता? नहीं। अब वो अगर कोई ओवरटेकिंग कर रहा हो, अब उसका दायरा इख्तियार में नहीं आती? नो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। आज ही हुआ है वाकया डीएसपी साहब का, उनकी वीडियो वायरल हुई, किसी ने भी की। हमने जब इंक्वायरी की तो वो साबित हो गई। अब डीएसपी तो बड़ा रैंक है ना, वो डिसमिस हो रहे हैं, उनको हमने मुअत्तल कर दिया है। भाई देखें, आपको जब एक क्लियर डायरेक्शन मिल गई है, नाउ यू आर नोबडी टू स्टॉप एनीवन। हाउ कैन यू स्टॉप? ये पावर आप कहां से लेकर आ रहे हैं? तो जिस इलाके में ये ई चालान नहीं हो रहे वहां भी नहीं रोक सकते? नो। फिर ट्रैफिक, फिर तो ट्रैफिक चौकी का रोल क्या रहा? मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक।
देखे ना, दो चीजें होती हैं, एक टिकट इशू करना, दूसरा रेगुलेट करना। तो रेगुलर मैनेजमेंट ट्रैफिक तो ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है? हाँ ना, है ना, रेगुलेट करना हमारा काम है। जहाँ हम जैसे शहरों में ऐसा है, बाकी दुनिया में नहीं होता। वहाँ तो सिग्नल होते हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, डर रहे होते हैं, अगर मैं क्रॉस करूंगा तो टिकट लग जाएगा। हर कोई मुनासिब तरीके से चल रहा होता है। अब आपका ये इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार के सड़क पे मौजूद है, उसका काम सिर्फ इशारे करके ट्रैफिक को, Yes. बस और कोई काम नहीं और है कोई काम नहीं उसका पूरे कराची में? यस, अच्छा। सिंपल है, इसमें क्या है मतलब। अब कराची में जब से ई चालान हुआ, किसी ने भी कराची में किसी गाड़ी वाले को, बाइक वाले को नहीं रोका, नहीं रोक नहीं सकता? नहीं, रोक ही नहीं सकते। अच्छा। ये अभी नहीं है, ये यकम अक्टूबर से है। ये लेकिन तो जो टिकट गाड़ी के तो, पीछे गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, ओवरटेकिंग हो जाती, उसको भी कोई ना ना, अच्छा। तो ये लोगों पे तो आपकी आगाही मुहिम तो बड़ी कमजोर है, लोगों को तो नहीं पता, आज भी बाइक वालों को रोकते हैं, चालान करते नहीं हैं। नहीं भाई, हर जगह पे हमने आगाही दी है, टीवी पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया, अब आज आपके थ्रू भी हो गई। सर एक, अब इस सेट के अंदर आपकी जाती जिंदगी पे आपका बचपन जो है, वो पहले तो हम बचपन से शुरू करते हैं, लेकिन इतना हॉट टॉपिक था ना, तो हम पहले इस पर आ गए। तो आपका बचपन कहाँ गुजरा है, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपने क्या क्या पढ़ा जिंदगी में? मैं सक्खर से पढ़ा जी। और मैंने इंटर वहाँ से किया, पब्लिक स्कूल सक्खर से। सही। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की मेहरान इंजीनियरिंग? यूनिवर्सिटी जामशोरो से। कौन से सब्जेक्ट में? मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, और सिविल इंजीनियरिंग के बाद मैंने थोड़ा अरसा इंजीनियर रहा मैं रेलवेज़ में, पाकिस्तान रेलवेज़ में। वहाँ ट्रेनिंग मैंने हासिल की बोल्टन लाहौर से। जी। और फिर मेरी पोस्टिंग हुई, तो इस दौरान मैं कराची में पोस्ट हुआ एज असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। AEN। तो उस दौरान मैंने फिर CSS भी दे दिया हुआ था। ओके। तो वो CSS का नतीजा आया तो पुलिस मुझे मिला, तो फिर मैं पुलिस में चला गया। कौन से सन में? सन 2002 हो गया था। ओके। सन 2002 से फिर मैं पंजाब पहले ट्रेनिंग की, कंप्लीट की, फिर पंजाब में पोस्टिंग की, फिर मैं वहीं पर SP बना पंजाब में? पंजाब में। अच्छा। तो मैं शेखुपुरा में रहा, रहीम यार खान, बहावलपुर, झेलम, लाहौर, इस्लामाबाद। तो ये जगह पे पोस्टिंग और ट्रेनिंग्स करने के बाद मैं वापस आ गया अपने सूबे में प्रमोट होकर। फिर मैं यहाँ तकरीबन मुख्तलिफ अजला में मैं SSP रहा। फिर कराची में जब ऑपरेशन शुरू हुआ 2013 वाला, तो उसमें फिर सर शाहिद हयात ने, मैं लाड़काना में पोस्टेड था, तो मुझे उन्होंने एक दिन शाम को फ़ोन किया और कहा भाई किधर हो पीर तुम? मैंने कहा सर मैं लाड़काना में। कहते कल सुबह ईस्ट में आके चार्ज ले लो। अच्छा। मैंने कहा सर ये ईस्ट क्या है, मुझे पता भी नहीं था। अच्छा, पहली पोस्टिंग थी? हाँ, मेरी कराची की वो फर्स्ट पोस्टिंग। फिर तब से फिर मैं कराची में हूँ। वो ऑपरेशन हमने किया 2-3 साल सर जब तक थे। और उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में रहा, मतलब ईस्ट में रहा, कोरंगी तब हिस्सा था उसका, फिर वेस्ट में रहा, फिर सेंट्रल में रहा, फिर साउथ में रहा। ठीक है। फिर मैं प्रमोट हो गया। तो सिंध पुलिस में और पंजाब पुलिस में क्या फर्क महसूस हुआ? पंजाब में ये है कि ना, लोग ज़्यादा लिटिगेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं थाना कचहरी में। अच्छा। हाँ, वहाँ पर हर कोई कहता है मैं चौधरी हूँ, कुछ भी हो जाए वो FIR ज़रूर कराएगा। अच्छा। हाँ, दरमियान में बीच बचाव नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक पर्चे हो रहे होते हैं। अच्छा। और फिर कोर्ट में फिर जब मिसलें बनती हैं इतनी इतनी, एक एक मतलब केस जो होगा ना उसमें 50-100 पेजेस होंगे। फिर कोर्ट में केस चलेगा तो वहाँ पे भी लड़ते रहेंगे जब तक यानी फैसला हो कोर्ट का। तो बहरहाल वहाँ के लोग जो है ना काफ़ी ज़िद्दी भी हैं और मतलब लिटिगेंट हैं। यहाँ के लोग क्या है, एक तो पर्चा नहीं कराएंगे, बीच बचाव कराओ। हाँ, बीच में कोई बंदा डाल देंगे, चलो भाई पैचअप हो गया। अब देखें वहाँ पर एक्सीडेंट का पर्चा होता है पंजाब में, यहाँ पर माफ़ी, बस किसी को मार देना हाईवे पर, यकीन करें मैं तो सिंध में बहुत रहा हूँ ना, तो बस एक रात में पैचअप हो जाता है। भाई पर्चा तो करो, नहीं नहीं रजा इलाही है, दुआ मांग ली, आ गए तड़े पर। अब हम दुश्मनी थोड़ी है कि हम पर्चा कराएं इनके ऊपर, बस इन्होंने हमने इनको माफ़ कर दिया। वहाँ ये मुमकिन ही नहीं, वहाँ तो पर्चा तो होना ही होना है। एक मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह 479 के पर्चे, 89 489F के चेक होंगे, बाउंस हो गए, 420 के, 78 71 के बड़े पर्चे होते हैं वहाँ। यहाँ पर तो मतलब अशर अशीर भी नहीं है। फिर यहाँ की मिसलें देखेंगे तो 4 कागज होंगे उसमें, एक पर्चा FIR का, एक मौका के मुलायजा का, एक जो है ना वो गिरफ्तारी हुई तो फिर गिरफ्तारी का, फिर एक जो है चालानी ज़िम्नी। बस यहाँ पर 5 कागज बनते हैं। फिर कोर्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता, हर कोई पैचअप में लग जाता है। यहाँ का डिफरेंट माहौल है बहुत। हाँ, शहरों में जो है ना, यहाँ कराची में भी यानी कि बीच बचाव वाले लोग हैं, वहाँ पर तो गाँव में भी नहीं है।
तो गांव में तो वैसे ज्यादा होता है ना कि भाई चलो यार 20 पे बड़ा आदमी पड़ आ गया गया, अक्सर हो गया। तो ये बड़ा फर्क है सबसे बड़ा। वहां पे फिर पुलिस की रेट भी उस हिसाब से है, क्योंकि हर काम पुलिस ने ही करना है फिर। वहां पे। हाँ ना, तो तो यहाँ जब रेट कमजोर है सिंध में। यहाँ पे तो भाई फैसले हो जाते हैं थानों के बाहर, तो हाँ। क्यों होगी रेट हमारी। मैं जब वहां था शेखुपुरा में, मेरे पास सिर्फ 3 थाने थे, 3 थाने, और मेरा रजिस्टर्ड क्राइम 3 थानों पे था 8,000। जब मैं यहाँ आया तो मैं डीपीओ लगा खैरपुर, हाँ। खैरपुर में थे उस वक्त 27 थाने, हाँ। 27 थाने। तो मैं जहन में लगाया ऐसा, मैंने कहा यार यहाँ तो बड़ा क्राइम होगा। तो मैंने रीडर को बुलाया, पहला दिन था मेरा, मैंने रीडर को बोला, मैंने कहा कितना क्राइम है। तो उसने बोला सर 3,000। तो मैंने समझा शायद एक थाने का बता रहा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, पूरे ज़िले का बताओ। तो बोला सर 2700 था, 2700। फिर मैंने उसे पूछा, मैंने कहा यार मुझे दिखाओ किस थाने में कितना क्राइम है। किसी में 100 था, किसी में 80 था, किसी में। तो मैं तो यकीन नहीं आ रहा था कि यार इतने थाने और सिर्फ 2700 क्राइम, वहाँ 3 थाने और 8,000 क्राइम। तो मैं तो उस वक्त शौक में चला गया कि ये चक्कर क्या है, इतना क्राइम कम है कराची सिंध में। फिर जब पता लगा आहिस्ता आहिस्ता, तो लेकिन फिर तो इस तरह फिर क्राइम का मुस्तनद डेटा भी नहीं बन पा रहा होगा। हाँ ना, तो यही तो मसला है, क्राइम फिगर्स आर नॉट रिलायबल। डार्क फिगर बहुत बड़ी है इसकी। हाँ, जो रजिस्टर ही नहीं हो रही। तो एक आपका मैंने इंटरव्यू सुना था कि आपने कहा था जब वो एयरपोर्ट का वाकया हुआ, आप अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे थे, हाँ हाँ, तो आप उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचे और बख्तरबंद में बैठ के अंदर दाखिल हो गए। वो वाकया क्या था, तो वाकया तो सुनाए थे। वाकया मैंने बताया था, एक हॉलीडे नाम की ना मूवी आई थी अक्षय की। हाँ। तो उस जमाने में ना हमें 2-3 घंटे की छुट्टी मिलती थी, डीआईजी को कहते थे सर 3 घंटे चाहिए, तो मोबाइल ऑफ करेंगे। अच्छा, वो डीआईजी सख्त थे। हाँ ना, वो छुट्टी कहाँ देते थे। अच्छा। वो उनको मैंने कहा कि सर तो मैं कौन डीआईजी कौन थे वो? मुनीर साहब थे, मुनीर शेख साहब, अच्छा। ईस्ट के थे। हाँ हाँ, तो उनसे। वो ऐसे देते थे मुझे टाइम कि अच्छा कितने बजे जाओगे, मैंने 5 बजे, मिसाल के तौर पे। अच्छा बस फिर 8 बजे मोबाइल पे होना। फिर वो आपको होना होता था, क्योंकि हालात भी ऐसे थे ना, आपको दिन की तो सोच ही नहीं होती थी, घंटों के हिसाब होते थे। हाँ। तो उस दिन मैंने जो ना 3 घंटे की छुट्टी ली हुई थी। तो ऐसे हम, वो मूवी है आप देखेंगे ना, हॉलीडे नाम है उसका। तो वो उसमें है ही दहशतगर्दी, और वो फौजी होता है और वो फिर लड़ता है और इस तरह के ना। तो फिल्म देखने गए थे आप हाँ, वो फिल्म देखकर हम फैमिली वापस के आए। साथ? हाँ, अच्छा। एक दोस्त भी था, उसकी भाभी भी थी हमारी, और हाँ। बच्चे भी थे खैर। हाँ। फिर हम चले गए होटल पे, खाना खा रहे थे। तो मतलब भाभी ने मुझे यही पूछा, क्वेश्चन ये किया कि भाई आपकी तो बड़ी सख्त ड्यूटी होती है, और ये तो बड़ी, जो आज मैंने देखा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाभी, ये ऐसे थोड़ी होता है, ये तो मूवी है, इसमें ऐसे थोड़ी कोई दहशतगर्द आमने सामने होते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ये बहुत नामुमकिन सी बात है। तो बस वही लम्हा था कि अभी खाना भी नहीं खाया था मैंने, 9 बज रहे थे शायद। तो वो जो है ना टीवी पे फ्लैश हुआ कि अच्छा, एयरपोर्ट मोबाइल पे बंद था हमला। आपका? हाँ, मोबाइल उस वक्त बंद था। तो टीवी पे आया कि ना एयरपोर्ट पे हमला। तो सबने वो देखा, हर कोई देख रहे हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर मोबाइल देखा तो मैसेज भी नहीं आया हुआ था, फिर ऑन किया। इतने में क्या हुआ कि डीआई साहब की कॉल आ गई, कहते आप किधर हो। मैंने कहा सर मैं शारा फैसल पर हूँ, ऐसे ही मैंने झूठ बोला। तो सर ने बोला कि आपको पता लग गया है। मैंने कहा हाँ सर, टीवी पे मैंने अभी भी देखा है। तो कहते हैं आप फिर आ जाओ। तो बस उस ज़माने में ना बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे कराची के। हाँ। दहशतगर्दी भी थी, और टारगेट किलिंग बहुत होती थी, पुलिस ऑफिसर शहीद हो रहे थे। तो मैं हमेशा जो है ना अपने इंतज़ाम के साथ होता था। तो मेरी अपनी बख्तर बंद होती थी। तो मैंने फिर फ़ोन किया, मेरा थाना भी रास्ते में ही था, ऑफिस डिग रोड पे। तो मैंने उनको बोला कि एपीसी मेरी आप बाहर निकालें। मेरे जहन में ना एक मूवी चल गई, मैंने कहा ये, फैमिली को आपने वहीं छोड़ दिया? हाँ वो वहीं पे थे। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मुझे कॉल आ गई है। हाँ। पर ऐसे मैं चला गया, वहां गया तो सारे लोग खड़े हुए थे, और अंदर धमाके हो रहे थे, और आग के अच्छा, गोले आप जो है ना, एयरपोर्ट में जो नहीं एयरपोर्ट गए, के डिगोर बाहर। में बख्तरबंद में बैठ गए? नहीं, एयरपोर्ट के वो बख्तरबंद जो है ना मेरे से पहले ही चल पड़ी। मैंने उन्हें बोला आप एयरपोर्ट चलो, मैं आ रहा हूँ। तो बस साथ ही पहुंचे, आगे पीछे। तो वहाँ पहुंचे तो आईजी भी थे हमारे, एडिशनल आईजी कराची थे, मुनीर साहब थे, और भी डीआईजीज थे, एसपीज थे। मैं लेट पहुंचा क्योंकि मुझे पता ही बाद में लगा। हाँ। तो ऑलरेडी वहाँ 20-25 सीनियर ऑफिसर्स खड़े थे। तो मैं भी जा खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद धमाका हुआ। तो मैंने कहा, मैं घबरा गया, मैंने कहा ये तो बहुत करीब धमाका हुआ। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर ये जो धमाके हो रहे हैं, कोई इधर ही ना धमाका हो जाए। तो हमें या तो यहाँ से जाना चाहिए, या तो सर आगे जाके अंदर इनको कंटेन कोई करे, इनसे लड़े, वरना तो ये कुछ भी कर सकते हैं हमें। हाँ। तो ऐसे ही सर ने कहा कि वो RRF आ रही है, तो बस वो चली जाएगी अंदर इंशाल्लाह।
मैंने कहा सर आरआरएफ कैसे जाएगी अंदर, वो तो बेचारे पैदल होते हैं ना। तो मैंने कहा सर उनके पास तो धमाके जो हो रहे हैं तो ये तो आड़ ही नहीं होगी इनको। तो मैंने कहा एपीसीयाँ खड़ी हैं, इनको भेज देते हैं, ये जाके इंगेज करेंगी, इनके पास बख्तरबंद है तो उसको गोली वोली नहीं लगेगी। तो सर ने कहा हाँ ये तो बात आपने सही की। अब वो सर सोच रहे थे किसको भेजूं, तो मैं भी चुप था। मैंने कहा कोई भी चला जाए, मेरा तो इलाका भी नहीं था। इतने मैंने देखा तो कोई भी मतलब वॉलंटियर नहीं कर रहा था। हाँ। ये 2-3 लम्हों में फिर मैंने कहा सर को, मैंने कहा सर मैं, एक तो मेरी एपीसी खड़ी है, मैं जा रहा हूँ। तो इतने में वो कलाकोट का एसएचओ था, वो भी, उसको मैं जानता भी नहीं था। उसने कहा सर मैं चलूँगा आपके साथ। फिर इस तरह जो है ना, हम तीन, फिर राव साहब भी थे, तो वो भी, हम तीनों घुसे अंदर। जब हम गए, जैसे ही हम अंदर गए, एक ही एपीसी में बैठे तीनों? नहीं नहीं, अलग अलग, अलग। तीनों अलग अलग। तो वो जैसे ही अंदर गए तो सामने ही दहशतगर्द थे। हाँ। वो उन्होंने देखा तो हमें फायर शुरू कर दिए। तो मेरा ड्राइवर जो था ना, उसने एकदम से जो है ना गाड़ी घुमाई और रनवे की तरफ भाग, मतलब गाड़ी चलाई। मैंने कहा इधर किधर जा रहे हो भाई, वो सामने खड़े हैं, इधर से घूमो। कहते नहीं सर ऊपर से घूमते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी सामने आ गए हैं, अभी इनको सामने ही करते हैं। इस तरह से मतलब फिर हमारा एनकाउंटर हुआ। फिर मुकाबला हो गया था? हाँ। तो आपने खुद दहशतगर्द मारा? नहीं, मेरे साथ मेरा स्टाफ था। हाँ। उसकी फिर शहादत उसी में ही हो गई थी। उसी में? हाँ। उसी एपीसी के अंदर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो फिर उसने जब उसको फायर मारा, वो गिर गया। तो हम समझे कि वो मर गया, लेकिन वो जो है ना मकर कर रहा था। वो तो फिर हम करीब गए तो वो फट गया। तो वो जिसने उसको फायर मारा था, लियाकत नाम था उसका, कांस्टेबल का, तो उसका भेजा निकल आया था। वो आपकी गाड़ी में बैठा हुआ? हाँ, वो मेरी गाड़ी में था। तो बहरहाल फिर इसी तरह फिर मैं फिर हॉस्पिटल के लिए, पहले मैंने उसको इवैक्यूएट किया। हाँ। हमने गाड़ी भगाई बाहर। तो फिर मुझे जो है ना ठीक ठाक सीनियर ऑफिसर ने रोका, कहते यार तुम दोबारा क्यों जा रहे हो, क्योंकि वो तो हमारे सामने एक खुदकुश हो गया ना, अभी तो अंदर थे लड़के। मैंने कहा नहीं सर, अब तो जाना ही जा रहा है। फिर दोबारा गया बंदा? फिर मैं दोबारा गया। अच्छा। हाँ, मुझे याद है, मुझे रोका था किसी ने कि आप मत जाओ, अब एक वाकया हो गया है, अभी हाँ। आप दोबारा जा रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, अब मेरा जवान शहीद खौफ आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया, एक लम्हे के लिए भी नहीं आया। मैं फिर दोबारा गया और दोबारा हमने इसको क्लियर किया। और उसमें मुझे भी काफ़ी चोटें लगी थी, लेकिन वो पता ही नहीं चला था उस हीट ऑफ इवेंट्स Okay. में। तो चोटें मतलब किस वजह से लगी? मतलब वो जब धमाका होता है ना, तो आपका ब्लड जो है वो बिल्कुल अंदर से फ्रीज हो जाता है। ओके। तो नील पड़ जाते हैं पूरे जिस्म पर। उस वक्त तो गर्माइश थी और एक जज्बा था, पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे मैंने अपने आप को देखा तो मेरी पूरा जिस्म जो था वो ब्लू था। फिर 2 दिन ट्रीटमेंट हुई। अच्छा। तो बहरहाल ये देखे ना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्लान नहीं कर सकते। फिर ये शायद जो है ना इंस्टिंक्टिव होता है आपके ना, आप ट्रेनिंग में भी आप हासिल नहीं कर सकते ये चीज़ें। सही बात है। वो आपने कोई चीज़ देखी, आपने यकदम से उसको रिएक्ट किया, जैसे माँ तो होती ये है। तो असल मसला ये हुआ, सारा मेहनत तो पुलिस वालों ने की थी, क्रेडिट तो कोई और ले गया। नहीं, उस वक्त हालात ही ऐसे थे। लेकिन ये बताऊं आपको, एएसएफ वालों ने बड़ी बहादुरी से, पहला तो उन्होंने मोर्चा रोका। नहीं उन्होंने, एएसएफ वालों ने अगर वो मुकाबला ना करते स्टार्ट तो उन्होंने तो किया। मैंने ये वो वीडियो एयरपोर्ट देखी भी है। उड़ा देते वो लोग। हाँ, मैंने वीडियो देखी और है। उनके उन्होंने गेट पे रोका उनको यस, पकड़ा। उनका ये बात असल तो क्रेडिट उनका था। ऐसे। हम तो बाद में कंटेन किया हमने तो 3 या 4 दहशतगर्द मारे, हाँ। असल तो सब उन्होंने मारे। ये बात तो सही है। अच्छा, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया, पुलिस कितनी लंबी आपकी नौकरी, 2001 में आपने बताया ना पुलिस में आ गए, जी हाँ, तकरीबन जी हाँ। 25 साल हो गए, जिस पे आपको फख्र हो, जिस पे आपने कोई बड़ा समझते हो या आपका एक बड़ा कारनामा है? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जो आपको रिस्पेक्ट या अपनी सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो सिर्फ एक ही तरीके से मिलती है। वो कोई बहुत बड़ा वाकया करने से नहीं होता। वो असल में आप की अपने ऑफिस में प्रेजेंस आवाम के लिए, मतलब आम आवाम के लिए आप अवेलेबल हों, ख़ास तौर पर जब आप एएसपी हैं और एसपी हैं या डीपीओ हैं। यानी ये 3 रैंक ऐसे हैं कि आपने ऑल द टाइम अवेलेबल रहना है। मेरे पास आते हैं जूनियर्स, मुझसे पूछते हैं कि सर किस तरह से आपने किया, हमें बताएं, गाइड करें। मैंने कहा देखें, पुलिसिंग इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस एंड डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन लें और फौरी लें और अपने आप को अवेलेबल रखें। अगर आप अवेलेबल नहीं है पब्लिक के लिए, भले आप 10 डाकू भी दिन में मारें, अल्टीमेटली आपका बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा कम्युनिटी के साथ। बॉन्ड तब क्रिएट होगा जब आप भले एक डाकू भी ना मारें, लेकिन लोगों को सुने और उनके मसलों को मतलब हल करने की कोशिश करें। अगर देखें यहाँ तो मसाइल ही इतने हैं, शायद आप किसी को सुन लेना अच्छी तरह से तो उसका मसला आधा हल हो जाता है।
तो फिर क्या है कि ना पुलिस के पास लोग आते क्यों हैं, यहाँ पे वही आता है जो डिस्ट्रेस्ड होता है, जो कि परेशान होता है। तो उसको अगर आप सुन लेते हैं, भले कोई भी काम हो, भले सबसे मुश्किल काम सुनना ही तो है। यस, आजकल किसी के पास टाइम भी नहीं है। और फिर पीपीसी में कुछ कानून हमें पढ़ाए जाते हैं कि भाई ये लॉ है और इसका सेक्शन ये लगेगा, इस पे दफ़ा ये लगेगी, लेकिन लोगों के मसले दफ़ात में नहीं होते छुपे, वो आपके सिर्फ जो है ना कलम से हल हो सकते हैं। तो मेरा यानी कि मुझे जो अच्छा लगता है अपने बारे में वो ये है कि मैं जब भी मेरे पास कोई आता है ना, या आता था, अब तो मैं डीआईजी हो गया हूँ, मेरा कोई डायरेक्ट एज सच नहीं है फील्ड से ताल्लुक, लेकिन जब मैं एसपी तक था या डीपीओ तक था तो मैं कानून को बालाए ताक रखकर मसले की नौयत के हिसाब से दूसरी पार्टी को ज़रूर बुलाता था। मैंने इस तरह के लोग मुझे पता थे इलाके में जो कि इन तरह ऐसे मसलों को हल कर सकते थे, तो उससे जो है ना मसले हल होते थे। एक औरत मुझे याद है, मैं सांगड़ में पोस्टेड था, तो वो सुबह आई और चीख रही थी बाहर ना कॉरिडोर में, उसको मतलब वो कह रही थी मुझे जल्दी मिलाओ। तो मैंने उसको बुला लिया, मैंने कहा क्या मसला है, तो वो मुझे कहती है मेरे जो बेटी है वो सऊदी अरब में जेल में है, मेरे मसले का हल निकालो। मैंने कहा कि भाई सऊदी अरब की जेल में है तो मैं कैसे निकालूं। कहते नहीं बस आप निकाल सकते हो, आप सुनते हो सबको, मेरा मसले का हल मैंने देखा है, मेरा कोई नहीं सुन सकता। फिर मैंने उसकी बात तहम्मुल से सुनी, मैंने कहा भाई कैसे जेल में गई। यकीन करें, एक बंदे को मैंने सिर्फ कॉल की, मैं जिसको जानता भी नहीं था, जो इसका एजेंट था जिसने इसको सऊदी अरब उम्रे पे भेजा था, वो गलती उसकी थी, उसने इनको गलत वीज़ा दिया, टाइम सही नहीं बताया और वो ओवर स्टे हो गया उनका। तो मैंने उनको बताया कि भाई देखो, अगर तुमने इसका जुर्माना अदा नहीं किया तो मैं एफआईआर तुम्हारे ऊपर काट रहा हूँ यहाँ। वो कराची का था बंदा और मैं सांगड़ का था एसएसपी। औरत जो थी वो जेल में थी सऊदी अरब में। तो उस बंदे ने उसी दिन जो है ना जुर्माना अदा कराया उसका, और वो फिर शायद छूट गई होगी। फिर हफ्ते के बाद वो अपनी बेटी के साथ आई अच्छा। और हार लेकर आई, कहती मैं यकीन ही नहीं आता कि यार ये कैसे छूट गई। मैंने कहा तुम कैसे छूट गई, तो उसने कहा आपके फ़ोन से। मैंने कहा वो कैसे, फिर पता लगा, फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा भाई तुमने इसको छुड़वा दिया जेल से। अब देखें, अगर मैं ये कहता कि मेरा काम नहीं है, मैं फ़ोन ना करता, तो वो शायद छूट तो फिर भी जानी थी, लेकिन ये है कि आपके ऐसे नेकी ना आती। सर ये आप फौज में भी जाने वाले थे इम्तिहान पास? ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो 1096 लॉन्ग कोर्स अच्छा। हमारा वाला जो था। तो शौक सबको होता है, मुझे भी था, हाँ। सबको था। तो छुप छुप के जो है ना एसएसबी दिया, लेकिन मैं उस वक्त इंजीनियरिंग में दाखिला मेरा हो चुका था। ओके। तो बस फिर हमने इंजीनियरिंग की, उस वक्त जो है ना इतना रुझान नहीं था। हाँ। तो ये इंटीरियर सेल में आपकी पोस्टिंग रही, वहाँ एक तासुर है कि सियासतदान जो है वो डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं, ये हकीकत है या नहीं है? और फिर आपका कोई वास्ता पड़ा कच्चे के इलाके के डाकुओं से? देखें, मैं रहा हूँ मतलब कुछ ज़िलों में, जो अपनी मेरे से हो सकी मैंने मेहनत भी की। और जो मेरा अपना तजुर्बा है ना वो ये है कि जो ऑफिसर काम करना चाहता है उसके लिए हमेशा रूम होता है, और जिसने काम ही नहीं करना तो उसके पास 100 बहाने हो सकते हैं। उनमें एक बहाना ये है कि सियासतदान जो है वो डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं। मेरा तजुर्बा ऐसा नहीं रहा। मैं घोटकी जैसे मुश्किल डिस्ट्रिक्ट में भी रहा जहाँ 11 सरदार हैं, 11 कौमों के हेड जो है ना वो घोटकी के ज़िले में है सरदार। तो मैंने देखा कि अगर आपके पास एविडेंस है और कन्विक्शन है, मेहनत करनी पड़ती है एविडेंस के लिए। मतलब आप किसी को फ़ोन करके ये नहीं कह सकते कि यार ये आप अपना मुझे बंदा दे दें। वो बोलेगा भाई क्यों दे दूं, ये मेरा गनमैन है। फिर आपको अगला आगे आगे अगर एविडेंस ही नहीं है तो फिर आप लड़ ही सकते हो उससे, फिर आपका वो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एविडेंस है जो कि आपको लीड दे रहा है उस बंदे तक, तो ये मैंने देखा है कि जब आप उसको एविडेंस देते हैं तो वो लोग ना सिर्फ अपना बंदा भी दे दिया मुझे इन्होंने काफ़ी जगहों पर, बल्कि आगे भी अगर उनके बंदों ने कहीं पर कोई गलत काम किया या अगवा इवन किया हुआ तो उस पर रेड में भी साथ चले। तो 2-4 लोग हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया, बिकॉज मैंने उनको कन्विंस किया विथ एविडेंस कि आपके बंदों ने ये गलत काम किया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल वो बीच में रह गया कि जो खासतौर पे डिफेंस के इलाके में बहुत सारे ऐसी गाड़ियां घूम रही हैं बलूचिस्तान की नंबर प्लेट की, सरदारों की, उनको उनको कैसे आप सिस्टम में लेकर आए? वो बदमाशी भी कर रहे हैं, आम लोगों को तंग भी करते हैं, मुसल्ला होके भी घूमते हैं, उन लोगों को किस तरह आप ई टिकटिंग के सिस्टम में लेकर आएंगे? देखें, जब तक हमारे पास बलूचिस्तान की जो डेटा है वो हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के थ्रू में मिलेगी नहीं उनके, तो हम इनको टिकट इशू नहीं कर सकते। लेकिन ये हो सकता है
जो अभी बड़े संजीदगी से लोग मतलब इस पे बहस चल रही है, आज भी हमारी मीटिंग थी कि अब काफ़ी लोगों ने क्या किया है, ये बलूचिस्तान के लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं वो नंबर प्लेट के ऊपर कागज़ लगा रहे कालक डाल रहे हैं, हैं वो कुछ कर रहे हैं, तो सही है। देखिए ना ये इलीगल काम है। तो इससे आप वक्ती तौर पर तो बच सकते हैं, लेकिन अब जो प्लान है, इस तरह की गाड़ियां जिन्होंने नंबर प्लेट अपनी चेंज कर दी है या नंबर प्लेट उतार दी है या नंबर प्लेट को के ऊपर कोई चीज़ डाल दी है, तो वो उसकी तो है FIR, क्योंकि वो जुर्म है, अच्छा FIR हो। वो जुर्म है एक्चुअली ना। अगर आप किसी की नंबर प्लेट लगाएं या अपनी नंबर प्लेट को उतार दें या अपनी नंबर प्लेट को फर्ज तो कर दें, FIR कौन करेगा? वो तो जिला करेगा, हम नहीं करेंगे। मतलब ये चल रही हैं डिस्कशंस कि अभी कुछ अरसे बाद 10-15 दिन में भी बाद एक टाइमलाइन देने के बाद फिर ये क्रैकडाउन होना है। अच्छा। उसमें तो ये सब बलूचिस्तान वाले भी हैं। नहीं उनका तो गलत काम थोड़ी है, उनकी तो नंबर प्लेट लगी नहीं, हुई अगर है। काला शीशा है उनका काला शीशा फॉर एग्जांपल, या डिस्प्ले ऑफ वेपन है, ये तो खैर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को करना भी चाहिए, क्योंकि हमने तो अपने पावर्स सरेंडर कर दिए हैं रोकने के। हाँ। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तो है ना, वो तो क्राइम कंट्रोल करते हैं, वो तो ये हो नहीं सकता कि वो उनके पावर्स ही हम ले लें या कोई नहीं भी ले। लेकिन मिसाल के तौर पे उनके पास वो नहीं बांधी सीट बेल्ट, हाँ, उसको कैसे वो पकड़ेंगे? ऐसे होगा कि इस तरह की जितनी भी गाड़ियां हैं जो कि हमारे सिस्टम में जिनका डेटा नहीं आ रहा, हाँ। वो हम BL कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट। अब वो डेटा जमा हो रहा है ब्लैक लिस्ट का, फॉर एग्जांपल 1000 गाड़ियां हो गई। अच्छा ये डेटा भी जमा हो रहा है ब्लैक लिस्ट का? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। यानी कि वो BL हो जाएगी, BL फिर वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट वालों के पास, ओके। यानी कि सेफ सिटी अथॉरिटी जो बनी हुई है वो BL गाड़ियों को पिक करेंगे। और अच्छा ये फिर वहां से वहां चली जाएगी, वो उसको पिक करेंगे। देखिए ना, हम तो अभी क्राइम है कितनी ना गाड़ियां भाई, ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं? मेरे ख्याल में तो शायद सैकड़ों हो गई होंगी, क्योंकि अच्छा। शुरू के दिनों में दर्जनों थी। अभी ये तो तो बहुत बड़ी खबर है वैसे, उनका ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं जिनका अब डेटा ब्लैक, मौजूद नहीं है। हाँ, चाहे और वो प्राइवेट, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट है या नॉन। कोई भी है। देखे ना, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जा रही है, उसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, हाँ हमने उसको सिस्टम में डाला, पता लगा कि भाई ये जो नंबर प्लेट है ये तो मोटरसाइकिल की है, हाँ तो नेचुरली मैं इसको टिकट तो इश्यू नहीं कर सकूंगा ना, हाँ। वो तो जाएगा मोटरसाइकिल के ओनर के घर। अब मुझे इतना तो पता चल गया ना, फिर मैं उसको BL डाल दूंगा कि जैसे एक ये, तस्वीर चली प्राडो गाड़ी पे ना, आल्टो की वो लगी हुई, हाँ, देखी होगी ये आपने? BL है, हाँ। ये BL हो गई, समझो FIR है, ये जेल जाएगा बंदा, और गाड़ी कॉन्फिस्केट हुई, फिर कोर्ट इसको छोड़ेगी। अच्छा। अब देखें वो उसने क्या बचाया, अपना अपना 2000 या 5000 बचाया, लेकिन बड़ी जो है ना वो आफत खरीदी। और ये मुकदमा के इंदिराज कब से शुरू हो जाएगा उनके खिलाफ? ये वही मीटिंग्स चल रही हैं कि कब से ये शुरू करें, मेरे ख्याल में 15 नवंबर से, मेरा ख्याल है, अल्लाह। क्योंकि मैं तो उसमें डिसीजन मेकर नहीं हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीर मोहम्मद साहब, कुछ Thank और you। कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, जब मैं नया आया तो जब भी मैं किसी प्रोग्राम में जाता था वहाँ यही बात होती थी कि करप्शन है जी, ये है, और दुनिया में यूँ होता है, दुनिया में वैसे होता है। तो आप ही की फीडबैक पे हमने ये काम किया, अपने पावर्स जो हैं वो सरेंडर इसलिए किए क्योंकि हम आपकी सर्विस करना चाहते हैं। अगर आपको जुर्माने ज़्यादा लग रहे हैं तो एक्चुअली ये आपकी चॉइस है। अगर आप अपनी चॉइस से रेड लाइन को जंप कर रहे हैं, अपनी चॉइस से हेलमेट नहीं पहन रहे, अपनी चॉइस से ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो फिर आप जो है ना अपनी जेब पर नुकसान खुद कर रहे हैं। आप इस सिस्टम को नाकाम करें, टिकट की इशू ही ना कर सके। मेरी तो आपके साथ यही रिक्वेस्ट है। आखिरी बात, ये ऐसी कोई डिबेट आपकी गवर्नमेंट की सतह पे हो रही है, जुर्मानों की रकम कम कर दी है? नहीं, बात तो चल रही है बिल्कुल। अब 200 तो नहीं होंगे, 200 तो आपको पता है 200 की तो चाय भी नहीं मिलती आजकल, तो 200 अगर टिकट देंगे। आपने आखिर सवाल में खबर दे दी, जुर्मानों की रकम कम करने पे गौर शुरू हो गया। नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा फिरौर हो गई है, मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि भाई इसको आप मेंटेन रखो, और लोगों को मैं ये बताता हूँ कि आप जो है ना वायलेशन ना करो। अभी तो लेन वायलेशन हमने बिल्कुल भी नहीं की, हमें भी पता है जब तक लेन सारी नहीं लगेंगी तब तक तो वायलेशन हम नहीं डाल सकते ना। लेकिन जहाँ सिग्नल है, जहाँ पर स्टॉप लाइन है, जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, तो वहाँ पे तो आपको करना है ना फॉलो लॉ को। तो ये इट्स अ लॉन्ग वे। ये देखिए ना, ये कौमों के कैरेक्टर को मतलब डिपिक्ट करता है आपका ट्रैफिक सही बात। तो निज़ाम। तो ये ओवरनाइट चेंज नहीं आनी है अल्टीमेटली, लेकिन आनी है। बहुत शुक्रिया पीर मोहम्मद साहब, आपने इतना टाइम दिया हमको। ये हमारे साथ थे पीर मोहम्मद शाहिद का तफसीली इंटरव्यू सुना। जो सवाल आपके जहन में होंगे यकीनी तौर पर उसका आपको जवाब मिल गया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।